हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। तो सन 1842 मतलब 1842 में व्हीटस्टोन ने क्या करा, 4 रेजिस्टेंस लिए और 4 रेजिस्टेंस और एक सेल लेके एक सर्किट बनाया। और सर्किट के थ्रू हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, अज्ञात प्रतिरोध मतलब जैसे कि यहाँ पर हमको दे रखा है 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर P, Q, R और S। इसमें से जो 3 रेजिस्टेंस होंगे वो तो हमको फाइंड आउट होंगे, और जो एक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अननोन होगा, मतलब अज्ञात होगा। उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक फार्मूले की सहायता से। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, जिसको उसने नाम दिया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये मीटर सेतु या मीटर ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है हमारा बनावट। तो इसमें क्या होता है, P, Q, S, R या P, R जो भी बोल रहे हम, P, Q, R, S क्या है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, जिसको उसने श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम मतलब होता है हमारा सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर में जोड़ा। और ये सीरीज ऑर्डर में किस ऑर्डर में जोड़ा, यहाँ पर ये चतुर्भुज के रूप में। चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, है ना। और यहाँ पर देखते हैं कोई भी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो उसमें क्या होता है, 2 डायगोनल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसमें 2 डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल। डायगोनल मीन्स होता है हमारा विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं। अब 2 विकर्ण हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो जो पहला विकर्ण होगा A और C, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर सेल्स E को जोड़ा और उसके सीरीज ऑर्डर में एक की K1 को हमने ऐड कर दिया। फिर हमने एक डायगोनल जो लिया, उसमें क्या लिया हमने, गैल्वेनोमीटर। जो दूसरा डायगोनल से है उसमें हमने लिया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को, मतलब धारामापी। गैल्वेनोमीटर मीन्स क्या होता है, धारामापी को लिया और किसको ऐड कर दिया, वहाँ पर कुंजी K2 को। अब हम जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, कुंजी K1 को प्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो जो हमारा सर्किट है उसमें क्या बहने लग जाती है, हमारा आई करंट। आई करंट क्या करना है, फ्लो होने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट ए पर आकर, जैसे करंट पॉइंट ए पर आता है तो ये क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक करंट हो जाएगा I1 और एक करंट हो जाएगा I2। अब I1 जो करंट है वो रेजिस्टेंस P में से होकर जाएगा और किस में से होकर जाएगा, Q में से होकर जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो रेजिस्टेंस I2 होता है वो जो करंट I2 होता है वो रेजिस्टेंस R में से होकर जाता है और रेजिस्टेंस S में से होकर जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तब हम क्या बोलते हैं इसको, सेतु की संतुलन की अवस्था, है ना। सेतु की क्या बोलते हैं हम, संतुलन की अवस्था, मतलब बैलेंसिंग। मतलब सेतु कैसा, हमारा जो ब्रिज है वो कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लेंगे ये P है, ये Q है, ये है R है और ये S है। इसमें से 3 तो हमको दे रखेंगे, 3 तो हमको पता होंगे रेजिस्टेंस। और जो Q होगा, मतलब जो Q होगा, मान लिया हमने यहाँ पर Q कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। Q क्या है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ का सेकंड रूल। किरचॉफ का सेकंड रूल क्या बोलता है हमारा, कि समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ई के। मतलब करंट का, यहाँ पर हम अगर करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर करंट और क्या, रेजिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा।
तो हम यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे लूप। ये लूप है हमारा। लूप से मतलब होता है जो करंट जहाँ से इंटर होता है वहीं पर वापस आ जाता है। जैसे यहाँ से ये निकल रहा है, सॉरी यहाँ से निकल रहा है, निकलने के बाद वापस कहाँ पर पहुँच गया, ये पॉइंट ए पर पहुँच जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं किसमें लूप। लूप क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे लूप, और लूप कौन सा होगा हमारा, ए है ना, बी, फिर कहाँ पर जाएंगे डी, और डी से वापस कहाँ पर आएंगे, हम ए पर आएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हम कहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से। पॉइंट ए से मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस डायरेक्शन में हम करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से चल रहे हैं पॉइंट ए से, तो हम यहाँ पर देखते हैं करंट का डायरेक्शन है ना, और कौन मिला हमको, रेजिस्टेंस पी। हम करंट का डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस मतलब करंट और रेजिस्टेंस दोनों का गुणनफल कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा I1 और ये कितना जाएगा यहाँ पर I1P। फिर हम यहाँ पर देखते हैं I1P, फिर घूम के यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा कितने होगी, किलोमीटर से बहने वाली धारा IG। और जब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा मतलब बैलेंस होगा तो इसमें से बहने वाली धारा कितनी होगी, 0। तो ये तो 0 हो ही जाएगा। फिर हम यहाँ से घूम के वापस ऐसे गए, घूम के वापस कहाँ पर आए, पॉइंट ए पर आ रहे हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर ये I1 हो जाएगा, जैसे कि ये I1 हो गया हमारा, और ये कितना होगा I2। तो इसके सापेक्ष मतलब इसके रिस्पेक्ट में I2 के रिस्पेक्ट में I1 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो I2 कैसा यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका साइन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, I2 R हो गया हमारा नेगेटिव, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 0। फिर हम यहाँ पर देखते हैं I1P इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना जाएगा, I2 R। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। फिर हम यहाँ वापस से दूसरा लूप लेंगे B, C, D और B में। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से लूप लिखेंगे यहाँ पर B, फिर हो जाएगा हमारा C, फिर हो जाएगा हमारा D और फिर वापस B में। तो हम हमारा डायरेक्शन B से स्टार्ट हो रहे हैं, ये डायरेक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे तो करंट के डायरेक्शन में हम तो I1Q मतलब धारा मतलब करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कैसा होगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर ले लिया I1Q है ना। फिर हम यहाँ पर देखेंगे B से C पर आए, C से वापस कहाँ पर आ गए हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा I1 करंट आया। देखो ये I1 है और ये कितना I2 है। तो I1 और I2 इन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो I2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाएगा। तो I2 कैसा हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा I2 एस इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर I1 कितना हो जाएगा यहाँ पर Q माइनस है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा पॉजिटिव I2 एस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा हमारा I1P बाय में कितना जाएगा यहाँ पर इक्वेशन सेकंड, तो I1Q इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये I2R बाय में कितना जाएगा I2S। अब हम यहाँ पर देखते हैं I1 से I1 कैंसिल आउट हुआ, I2 से I2 कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, P बाय Q इक्वल टू हो गया हमारा R बाय S। अब हमको जैसे कि Q निकालना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर, पहले गुणा कर लेते हैं हम, क्रॉस गुणा। ये हो जाएगा P का गुणा S में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PS। Q का मल्टीप्लाई R में करेंगे तो हो जाएगा Q R।
अब जैसे हमको Q फाइंड आउट करना है तो R कहाँ पर चल जाएगा, P S बाय में कितना जाएगा ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये Q। तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक क्या लिया हमने, एक चतुर्भुज लिया मतलब पैरेललोग्राम लिया। यहाँ पर हमने क्या जोड़े, P Q R S 4 रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद जो उसका डायगोनल है उस AC को हमने एक सेल E तथा कुंजी K1, कुंजी K1 मतलब की K1 को सीरीज ऑर्डर में जोड़ा। और एक डायगोनल्स हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 मतलब की K2 को हमने जोड़ा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ई, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, जो इलेक्ट्रो सेल्स का एल्जेब्रिक सम के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर देखा अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो आई और आर कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आई आर कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ से चल रहे हैं पॉइंट ए से, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो I1P कैसे हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। फिर घूम के आए हम यहाँ पर, ये तो नहीं जीरो हो ही जाएगा। फिर घूम के आए तो हम यहाँ पर देखेंगे ये I1 है हमारा, इसको मानना आप I1 और ये I2। अब देखो इन दोनों का डायरेक्शन कैसा अपोजिट है, तो I2 कैसा हो जाएगा, I2R नेगेटिव, तो माइनस I2R इक्वल टू 0, माइनस साइन है पॉजिटिव बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फिर हम सेकंड लूप देखेंगे, सेकंड लूप में लेंगे हम यहाँ पर B C D A में, हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं है ना, कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा I1Q कैसा हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में हम, तो I1Q पॉजिटिव। फिर हम यहाँ पर घूम के वापस आए तो ये I2 और ये वाला डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो I2S कैसा हो गया हमारा नेगेटिव। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर देखा I1 से I1 कैंसिल आउट हुआ, I2 से I2 कैंसिल आउट हुआ, P बाई Q R बाय S आया। फिर हमने Q का वैल्यू को फाइंड आउट करा तो P S बाय में R। अब हमको देखना है व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आता है। जैसे एग्ज़ाम में हमको ये डायग्राम बना हुआ आया, उसने दे रखे हैं यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, हमको पता है, एक होता है P Q R और S, और इसका हमको जनरली फार्मूला भी पता है, कितना होता है P बाय Q इक्वल टू होता है हमारा R बाय S। तो हमको देखो डायग्राम में क्या दे रखा है, P का वैल्यू दे रखा है, Q का वैल्यू दे रखा है, R इक्वल टू X है। X मतलब क्या है, ये अननोन है, मतलब क्या है अज्ञात है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर S का वैल्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है 18 है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं P का वैल्यू, P का वैल्यू कितना दे रखा 2 बाय में Q का वैल्यू कितना दे रहा है 6 इक्वल टू R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको X माना। और कितना हो गया यहाँ पर S का वैल्यू हमारा 18 है ना। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 18 मल्टीप्लाई 2 है ना, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 6 इंटू एक्स। अब 6 अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 बाय में कितना हो गया 6 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया x। डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया हमारा 3 टाइम्स, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जाएंगे यहाँ पर 6, और ये हो गया हमारा ओम। तो x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर हमारा 6 ओम है ना। तो नोट कीजिए आप इसको। अब हमको ये न्यूमेरिकल्स देखना है जो डायग्राम में शो हो रहा है, इसमें हमको क्या बताना है, I को फाइंड आउट करना है। I मीन्स होता है हमारा करंट है ना। तो यहाँ पर हमको
सबसे पहले तो हम देखेंगे तो फार्मूला कितना होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस। तो हम यहाँ पर देखते हैं पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू कितना होता है 3 बाय में क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 5 इक्वल टू आर का वैल्यू कितना हमारा 9 और फिर हमारा एस का वैल्यू कितना है 15। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 से, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना हो गया यहाँ पर हमारा 3/5 इक्वल टू 3/5। दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे यहाँ पर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस हो गया। तो सेतु क्या हो गया हमारा, संतुलन की अवस्था में हो गया। सेतु संतुलन की अवस्था में मतलब बैलेंस हो गया, और बैलेंस हो गया तो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में से बहने वाली धारा या बहने वाला करंट कितना होगा यहाँ पर 0 होगा। तो हमको केवल आर को फाइंड आउट करना है। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर ये इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा आर डैश, और आर डैश का हम यहाँ पर देखते हैं 3 और 5 किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, और सीरीज ऑर्डर में हम इनको ऐड करेंगे तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8, तो हो गया हमारा 8 ओम। फिर हम यहाँ पर देखेंगे आर डबल डैश देखेंगे तो ये 9 और 15 है ना, तो किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो कितने जाएंगे हमारे 24। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो कितना होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस ऑर्डर में जुड़े होंगे, आप समांतर क्रम में। समांतर क्रम मीन्स होता है हमारा पैरेलल ऑर्डर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमने सीरीज निकाला, अब पैरेलल ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो आर डैश का वैल्यू कितना हमारा 8 प्लस आर डबल डैश का वैल्यू कितना है 24। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एलसीएम, और एलसीएम में क्या निकलेगा 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है 24। 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 1 में, तो ये हो गया हमारा 3। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर ये 4 बाय में 24। हम यहाँ पर निकालेंगे क्या निकालेंगे आर निकालेंगे, तो आर इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 24 बाय में कितना जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 6, तो हमारा आर का मान क्या निकला 6 ओम। अब हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, आई इक्वल टू होता है हमारा वी बाय आर, तो आई इक्वल टू, अब हमको देखना है वी का वैल्यू। अब वी का वैल्यू कितना है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वी का वैल्यू है हमारा कितना है यहाँ पर 3, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 है ना, तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो आई इक्वल टू जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर है ना, तो नोट कीजिए इसको आप।